अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नया दिन टीवी के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ ऑफ कोर्स एक मेहमान आज मौजूद हैं, पूनम जहूर, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं। आपने मेरा ख्याल में नाम सुना ही होगा इनका। ये कुछ और शोज भी करती रही हैं, तो काफी अच्छी एडवाइस देती हैं। और पूनम ने हमें ज्वाइन किया है मैरिज के टॉपिक पे आज। और फहीम मलिक साहब भी हैं कहीं बैकग्राउंड में कुछ, मेरा ख्याल में वो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी, ये फहीम मलिक साहब भी आ गए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, तो आज का शो अगेन हम पिछले वीक के शो से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने डिस्कशन की थी मैरिज पे, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है हमारी लाइफ के लिए। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के अंदर सक्सेस का चांस क्या है। और आज लकीली हमारे साथ पूनम जरूर मौजूद हैं, जो कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल एज अ वाइफ, एज अ वुमन, कैन गिव हर पर्सपेक्टिव, ताकि हमें पता चल सके कि ओवरऑल लोगों की क्या सोच है और किस तरह से इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन आगे बढ़ाई जा सकती है। तो पूनम, गो अहेड, आप बताएं हमें जरा। आपने पिछले वीक का मेरा ख्याल में प्रोग्राम थोड़ा सा रिव्यू किया था, तो आपके क्या पॉइंट्स थे जो आप लाना चाहेंगी हमारे सामने आज। सबसे पहले तो शमून, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम, एंड नया दिन एंड फहीम साहब अगेन for honoring me to become a guest at Naya Din TV. When I was listening to your program last week, Shamoon, एक चीज जो है उसमें मैं थोड़ा सा हैरान हुई, एज अ औरत भी, एज अ साइकोथेरेपिस्ट भी, कि ये बहस जरा बैलेंस नहीं थी। पल्ला भारी हो रहा था इस चीज का कि नहीं नहीं, अरेंज मैरिज तो काम करती ही करती है और डिवोर्सेस जो होती हैं वो लव मैरिज में होती हैं। तो मुझे ये चीज कोई बड़ी अच्छी तरह, इट डिडंट सिट वेल विद मी, एंड आई हैव मेड सम नोट्स, आई हैव रिफ्लेक्टेड। ये बात तो तय है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज के ऊपर ही हमारी सोसाइटी की फाउंडेशन खड़ी हुई है। इट्स दैट इम्पोर्टेंट एंड दैट बिग इंस्टीट्यूट। लेकिन अरेंज मैरिज होना या लव मैरिज होना, थिंग्स कैन गो haywire ड्यू टू मल्टीपल रीजंस इन बोथ द रिलेशनशिप्स। लव मैरिज में भी डिवोर्स हो सकती है, मैरिज कैन गो साउथ, अरेंज मैरिज में भी हो सकती है। मतलब कोई एक खास नुस्खा नहीं है कि अगर आप अरेंज मैरिज करोगे तो बस आपको निर्वाण मिल गया, आप तो सक्सेसफुल हो गए, आपकी जिंदगी जन्नत बन गई। और अगर आप लव मैरिज करोगे तो नहीं, कुछ अरसे में आपकी डिवोर्स हो जाएगी। सो आई हैव गैदर्ड सम सॉलिड reasons to kind of balance it according to human psyche, according to gender role, according to society हमें क्या कहती है। And especially I kept that factor in mind कि ये प्रोग्राम मेनली वो लोग सुनते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस समेत, जिनके पेरेंट्स बहुत अरसे से किसी और मुल्क की नेशनैलिटी, ब्रिटेन की या कनाडा की इख्तियार कर चुके हुए हैं, और उनके बच्चे समहाउ वहां की थर्ड या सेकंड जनरेशन है, वहीं पले हैं, वहीं बड़े हैं। So they are actually Canadians and they are like Britishers, they are not like actually Pakistani. So उन्होंने वो कल्चर, वो चीजें अनकॉन्शियसली भी एब्जॉर्ब की हुई हैं, जो कि शायद पेरेंट्स को बहुत दफा पता नहीं चलती। तो आई विल गो ऑन एंड ऑन, बट आप बताओ आप और क्या पूछना चाहते हो, बिकॉज तो मैं पहले ब्रीफली आपकी मैंने बात, पिछले प्रोग्राम से ये पिक किया था। ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज, मैरिज को आप मैथ प्रॉब्लम की तरह नहीं ले सकते कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो सक्सेसफुल है और ये अप्लाई किया तो अनसक्सेसफुल है। इन जनरल इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। और आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रही है कि ये सोशल प्रॉब्लम होने की वजह से इट कैन बी डिफरेंट रिजल्ट्स डिस्पाइट ऑफ इफ इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तो यहां तक तो हमारी बात चले, ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। थैंक यू, आपने ये बात हमें क्लियर की और मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था। लेकिन इस बात को लेके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पे कि मैरिजेस अरेंज कैसे होती है, ये लव मैरिज होती कैसे है, मैरिज तक पहुंचते कैसे हम। मेरा ख्याल में हमारी सोसाइटी में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि मैरिज को एक तरह का सलूशन बताया जाता है। और यहाँ या एग्जैक्टली आप सही बात कर रहे हो। इसके ऊपर मैं दो तरह से बात करूंगी।
एक तो ये कि जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान में और जो हमारा साउथ एशियन कल्चर है, समहाउ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक एज के बाद से उसके कान में कॉशियसली अनकॉशियसली ये बात डाल दी जाती है कि तुम पढ़ लो, तुम कुछ बन जाओ, तो तुम्हारी शादी करनी है। यानी कि शादी करना इज कंसिडर्ड टू बी एन अल्टीमेट गोल, which I personally feel, if someone can disagree with me, which I personally feel कि सिर्फ शादी करना is not your ultimate goal. आप सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बहुत सारी और चीजें भी हैं जो आप सोसाइटी में कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं, खुद को सुकून दे सकते हैं, खुद को खुशी दे सकते हैं। बट समहाउ हमारे कल्चर में वी आर काइंड ऑफ कंडीशनड दैट वे, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। ठीक है, पढ़ाई के लिए भी यही होता है, लड़कों को अच्छा पढ़ लो, अच्छा कमाओगे, अच्छी बीवी मिलेगी। लड़की को भी अच्छा पढ़ लो, फिट रखो अपने आप को, घर के काम सीखो, मियाँ तुमसे खुश रहेगा। इस तरह की ही बातें होती है ना। इवन इट्स सो फनी दैट इफ आई लुक एट एनी एडवर्टीजमेंट, चाहे किसी मेट्रेस का भी एडवर्टीजमेंट है, चाहे किसी कुकिंग ऑयल का भी एडवर्टीजमेंट है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मैरिज। जी, तो ये सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा सेटअप। आपके ख्याल में एंड वो ट्रांसफर होता है हमें। हाँ जी, और आपके ख्याल में आपने एक बात अभी बोली, उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि हर जरूरी नहीं है कि मैरिज इज द अल्टीमेट गोल। तो आपके ख्याल में आर देयर एनी थिंग्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भाई अब लड़का या लड़की इस वजह से शादी के लिए तैयार है? वो कौन सी चीजें हैं आपके ख्याल में? देखो, अगर मैं यंग जनरेशन को देखूं, बिकॉज आई वर्क विद यंग पीपल एंड समहाउ मेरी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है कि मैं बहुत ना पास्ट देखती हूँ ना बहुत फ्यूचर देखती हूँ। आई एम ट्रेन टू लिव इन हेयर एंड नाउ। आजकल इफ आई लुक एट गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस, दे हैव लाइफ गोल्स। Till a certain age they want their freedom. If they're earning, they say कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, हम कमाते हैं, हम जैसे मर्जी खर्च करें। बहुत दफा पेरेंट्स को ये बात अच्छी भी नहीं लगती। सो आई पर्सनली फील कि आजकल अगर आपने किसी की शादी करनी है तो उसकी अपनी मर्जी है, जब तक कि वो उस ख्वाहिश का इजहार ना करे कि मैं शादी करना चाहता हूँ या मेरी नीड है, या किसी को ला के मिलवाए कि जी ये मुझे पसंद है एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा या बनेगी। आजकल के जमाने में जबरदस्ती कि अच्छा इतनी उम्र हो गई है, बच्ची 22 साल की हो गई है, लड़का 27 साल का हो गया, तो बस अब इसके लिए रिश्ता ढूंढो, ये इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। क्योंकि शादी तो जिसने करनी है उसने जिंदगी गुजारनी है ना। जब उसकी शुरू से ही मर्जी नहीं पता, उसको शुरू से ही नहीं पूछा जा रहा, तो फिर बात कैसे बनेगी आगे? लाइक अगर एक चीज ईंट ही टेढ़ी रखी है तो उसमें बिल्डिंग सॉलिड कैसे बनेगी? ट्रू, ट्रू, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें आपके ख्याल में कोई स्पेसिफिक एज है कि इस एज तक शादी कर लेना अच्छा होता है, या इस एज में शादी करना बिल्कुल गलत होता है? कोई ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्टिव है आपके जहन में? See, it varies. पर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, when I work with women, छोटी उम्र में लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं होनी चाहिए। ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, लाइक मिसकॉन्सेप्शन ये लड़के वालों के यहाँ भी है और लड़की वालों के यहाँ भी है, और पाकिस्तान में तो गांव से लेके सोसाइटी के हर लेवल तक है, चाहे व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, चाहे अमीर लोग हैं, चाहे गरीब लोग हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि लड़का काम नहीं करता, इधर उधर फिरता रहता है दोस्तों यारों के साथ, ठीक है, कैरम गया रहता है, फिल्में देखने गया रहता है, तो रिश्तेदार माँ बाप सभी यही कहते हैं कि ऐदा ब्याह करा दो, जिम्मेदारी होएगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ। और यही चीज फिर वो कोशिश करते हैं कि वो लड़की ऐसी ढूंढे जो कि जरा ज्यादा जो है वो चुप हो, शाय हो, कंप्लायंट हो, और आके लड़के को जिम्मेदार बनाए। कोई किसी को जिम्मेदार एक्चुअली बना सकता है नहीं, दिस इज व्हाट आई फील। एंड अगेन इफ यू डिसएग्री ओपनली, यू नो, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। लेकिन ये वाली जो चीज होती है ना फिर के लड़की को ठिकाने लगाने के लिए कि कहीं हाथ से ना निकल जाए, या लड़के को जिम्मेदार बनाने के लिए शादियां हो जाती हैं, यंग एज में हो जाती हैं।
4-5 बच्चे हो जाते हैं, ना बंदा जिम्मेदार होता है, ठीक है, बनता है वो उसकी वही हरकतें रहती हैं दोस्तों यारों में जाना, काम करना ना करना। बीवी अगर शिकायत करे घर वालों से, ससुराल से, तो मोस्टली उनको ये समझाया जाता है कोई गल नहीं, देख तेरे अन्य बच्चे हो गए ने, बच्चों की खातिर कॉम्प्रोमाइज कर ले, उम्र है हाले छोटा है, उम्र हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। और वो सारी की सारी उम्र इस तरह ही गुजर जाती है, एंड इन द एंड both parties start to suffer from very heavy mental illnesses and physical जी illnesses. जी मैं आपको इस थोड़ा एक मिनट मलिक साहब ने कुछ कहना है। चाहूंगा आप लोगों की डिस्कशन में, जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी बातें सुन रहा था, मेरे ख्याल में जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी, मेनली हमारा मकसद भी यही था कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, जैसे शमून अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। मेनली जो हमने ज़्यादा कवरेज की थी वो यूरोपियन बेस्ड, यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी में। एक्चुअली हमारी डिस्कशन वहाँ से शुरू हुई थी और हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि कोई ना कोई खातून आके कुछ चीज़ें शायद हम नहीं देख सकते, ऑब्वियसली वुमेन्स कैन क्रिएट, तो असल मकसद ये था। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रडिक्शन है। वो कंट्रडिक्शन ये है कि पूनम घूमी सारी दुनिया में है, लेकिन ज़्यादा बेस कर रही है पाकिस्तान से, ठीक है। तो मैं मेनली साउथ एशियन कल्चर की बात कर रही हूँ, आप बात खत्म करें, आई विल कंटिन्यू देन बिकॉज मैंने वहां भी जाना है। ठीक है, ठीक, ओके। So पूनम जो सी है, शी इज गोना टॉक अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटी। अच्छा, अब सिर्फ फर्क ये है, कुछ चीजें, ये नहीं कि आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट है, क्योंकि शमून आप भी वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हो, मैं भी वेस्टर्न सोसाइटी में रहता हूँ, सो थोड़ी सी हमारे पास देखने की पोजीशन बेटर हो जाती है, ज्यादा हम चीजों को देख सकते हैं। पूनम के ज़हन में शायद थोड़ा सा उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन सारी बात करने का मकसद यही था कि हम बात को लेके चले तो हम इसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल सकें। हमने रिलेशनशिप ब्रेक होने की बात की थी, बहुत सारी चीजें, बल्कि हमने कंपैरिजन कर रहे थे कि अरेंज मैरिज बेटर है या लव मैरिज। वो पूनम बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैरिजेस डिपेंड ऑन अनदर बेसिस, लेकिन हमने एक ओवरऑल पिक्चर निकालने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके चले ताकि आप आउट ऑफ लाइन ना हो, क्योंकि पिछले प्रोग्राम से हम बाहर ना हो जाए। तो आप इस पर बात करें, मैं आप दोनों पे छोड़ता हूँ। जी मैं इससे पहले आई नो पूनम वांट्स टू जंप इन, लेकिन मैं ये चीज go ahead, I will catch it, yeah. असल में आई वांट टू एक्सप्लेन कि पूनम को आज बुलाने का हमारा जो मकसद ये था कि क्योंकि ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, बिकॉज ऑफ विच हम लोग अपनी जर्नल लाइफ में इतने केसेस नहीं देखेंगे जितने मेरे ख्याल में इन्होंने देखे हों। तो मेरे ख्याल में एज आई सी इट कि इनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन इन अ वे मौजूद है। ऑफ कोर्स हम सब जो है, हमारे जो भी ओपिनियन होते हैं, इट्स लिमिटेड टू आवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो हम उसी की बेस पे दे सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन की बेस पे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकते हैं। और इस शो का मकसद ये है कि हम ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के लाएं लोगों के सामने जो शायद वो सोच ना रहे हो या जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो, ताकि लोग मोर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख सकें। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू वेलकम करें और सबके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। तो पूनम, गो अहेड। Thank you so much, Shamoon. The word I used was South Asian community. And South Asian community is there in Britain too and in Canada too. And the way I know them, parents जो move कर चुके हैं, जिनकी second या third generation अब वहाँ पली बड़ी है, who are being called Canadians and Britishers, parents somehow are still, I'm using the word limbo, sorry, excuse me for that, but they're still stuck in limbo. वो आधे पाकिस्तान में है और वो आधे बाहर है, और वो unconsciously, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वो एक्चुअली उस टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं जिस टाइम फ्रेम में वो पाकिस्तान से आए होते हैं, वो उसी टाइम। आई एग्री टू इट, या। एंड जो मैंने ये मिसाल भी दी है ना, यंग लड़का, यंग कुड़ियां, मैंने तो ये ब्रिटेन में बहुत ज्यादा देखा है। लड़का या लड़कियां टीन्स पे पहुंचे तो उनको फिक्र पड़ जाती है कि इन्होंने ना किसी गोरे दे नाल ना ब्याह कर लें या कुछ और ना कर लें, इन्होंने पाकिस्तान से लड़कियां लड़का लेके जाना होता है, जिसमें ऑब्वियसली डिवोर्स रेट बढ़ जाता है क्योंकि मर्जी ही नहीं शामिल होती।
कल्चर डिफरेंट, ना किसी को जाना, मुल्क डिफरेंट, उन लोगों को पाकिस्तान का पता ही नहीं है, जो पाकिस्तानी उन्हें ब्रिटेन का कुछ नहीं पता। सो अगेन एज आई सेड कि वो फाउंडेशन ही गलत पड़ती है। रही बात ये कि जो फहीम साहब कह रहे थे कि हमने एक किसी पॉजिटिव चीज पे इसको लेके आना है कि रीजन क्या है कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, वेदर इट्स एन अरेंज मैरिज और इट्स ए लव मैरिज, उसके फैक्टर्स क्या हैं। देखो, मैरिज कैन ओनली वर्क इफ टू पीपल आर कंपैटिबल, जिसको साफ अल्फाज में कहते हैं दे आर ऑन द सेम पेज। ये नहीं होता कि मेरी शादी हुई है तो मैंने शादी के बाद एम्पैथी डेवलप की है या काइंडनेस डेवलप की है या सर्टन आदतें डेवलप की हैं, जो मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा पर्सोना है, वो शादी के बाद भी होता है। सेम गोज फॉर माय हस्बैंड। तो अगर मैं समझदार हूँ, अगर मैं अक्लमंद हूँ, अगर मैं एक मेच्योर एज की हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरा काम ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हस्बैंड की आदतों को समझूं, उसकी कंपैटिबिलिटी को अंडरस्टैंड करूं, उसकी एम्बिशंस को अंडरस्टैंड करूं, काइंडनेस, केयर, लव से उसका ख्याल रखूं, एंड ही नीड्स टू डू द सेम फॉर मी। क्योंकि आपने कहा था ना, लड्डू खाओ तो भी मसला, ना खाओ तो भी मसला। तो इस पे एक और मिसाल भी लागू होती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ठीक है। तो जहां पे भी ये बैलेंस खराब होता है ना, वहां पे जिसे कहते हैं दरारें, जिसे कहते हैं क्रैक्स, वो रिलेशनशिप में आने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव मैरिज में एक फायदा ये होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री इस तरह की होती है कि आपका दिल करता है कि आप जरा एक्स्ट्रा करो अपने लव्ड वन को खुश करने के लिए। दोनों पार्टीज की बात कर रही हूँ मैं, जेंडर्स, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। But this could work as well, and this could go south as well. Even in some of the arranged marriages, these feelings can emerge, and the marriage can go like very happily, and सब कुछ बड़ा अच्छा चला जाता है। तो again, as I said, you said 2 + 2 4 नहीं है, कोई इसकी रेसिपी नहीं है कि इतना नमक मिर्च डाला तो अच्छी डिश तैयार हो गई। दूसरी बात ये है कि जो लोग साउथ एशिया में सेटल्ड हैं, जिनके बच्चे जनरेशन अब वहां शादियां कर रहे हैं इन डिफरेंट कल्चर्स या इन द सेम कल्चर्स या इन डिफरेंट एथनिसिटीज या सेम एथनिसिटीज, वो ऑब्वियसली उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स को प्यार से समझाना, कन्विंस करना एक अडल्ट का काम है, पर जिंदगी तो आपने गुजारनी है। ये कतई मतलब नहीं है मेरा कि आप रेबल कर जाओ या आप धमकियां दो या घर से भाग जाओ, लेकिन पॉजिटिव कम्युनिकेशन में और पावरफुल वर्ड्स में परसू करने का, समझाने का बड़ा फायदा है। और जनरली अपने बच्चे की खुशी के लिए पेरेंट्स समझ जाते हैं। जो मैंने साउथ एशियन कम्युनिटीज में प्रॉब्लम देखा है, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, जिसमें डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली men, they live in a foreign country, but they have that teeny tiny mindset of the desi Pakistani, जिसकी एग्जाम्पल ये है कि औरत भी काम करती है, मर्द भी काम करता है, ठीक है, घर आके दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटते हैं। बच्चा होना है, औरत मैटरनिटी लीव लेती है। औरत ने जब वापस काम पे जाना होता है तो फादर पैटर्निटी लीव लेता है। लाइक यू नो, इवन इफ देयर पेरेंट्स आर देयर, उनकी एडवाइस के साथ, उनकी हेल्प के साथ, partners are actually planning their lives and their child and everything together in order to move forward in harmony. But बहुत सारी जगह पे ये देखा गया है कि जी औरत काम भी कर रही है, फिर औरत घर आके क्लीनिंग भी कर रही है, कुकिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चा पैदा करके मैटरनिटी लीव के बाद काम पे भी जा रही है, फादर पैटर्निटी लीव नहीं ले रहा और आके टीवी के आगे बैठ जाता है और सब कुछ बीवी ने करना है। सो अगर आपने ये मेंटालिटी रखनी है एज अ मर्द, यू नो, अगेन विद अपॉलॉजी, मैं जनरलाइज कर रही हूँ, सारे आई एम श्योर ऐसे नहीं है, तो इससे बेहतर है आप शादी ना करें। इससे बेहतर है आप कोई बहुत अच्छी नैनी रख लें, आप कोई हाउसकीपर रख लें, आप कोई मुलाजिम रख लें। जी, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा और चीज एक लाना चाहूंगा। एक तो ये है कि हमारा असल में कॉन्सेप्ट जो है, ज्यादातर हम लोग स्टक हो जाते हैं साउथ एशियन कल्चर के साथ। मेरा जो व्यू रहा है, क्योंकि मैं इधर लॉ भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ,
तो और मैं मीडिएशंस कराता रहा हूँ, फैमिली मीडिएशन जो होती हैं, जिसमें आप कपल की जो इश्यूज हैं, काउंसलिंग, हाँ, कपल्स काउंसलिंग में नहीं आता, वो मीडिएशन में। काउंसलिंग तो साइकोथेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट किस्म के लोग करते हैं। लॉ के एस्पेक्ट पे जब आते हैं तो वो उसमें इश्यूज डिस्कशन आता है कि ताकि शादी जो है वो डाइवोर्स की तरफ ना जाने पाए, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो उसको हम मीडिएशन के तौर पे हम मीडिएशन का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है कि ज्यादातर कपल्स, चाहे वो साउथ एशियन हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे फ्रेंच हो, क्योंकि इधर तो सब तरह के लोग हैं। टोरंटो इज स्पेशली वेरी मल्टीकल्चरल। इटालियंस हैं, ग्रीक्स हैं, आपके रशियंस हैं, सब तरह के लोग हैं। ज्यादातर कल्चर्स में औरत का जो एक एस्पेक्ट है, हैज बीन सीन एज कि भाई औरत घर का काम करेगी, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे संभालना, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे कमा के लाना। ये एक माइंडसेट बना हुआ है, सोशल माइंडसेट बना हुआ है, एंड इट्स बीन देयर इन एवरी सोसाइटी, सिर्फ साउथ एशियन सोसाइटी में नहीं है, जिसकी वजह से इधर तो चले वो माइंडसेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि औरत का रोल चेंज होता जा रहा है। लेकिन बात सिचुएशंस में, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ये रहा है कि दे आर स्टक इन द सिचुएशन के वो यही समझते हैं कि अभी भी औरत की वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे औरत जाके कमा के भी लाए। ऑन द अदर हैंड देयर इज ऑल्सो इशू कि जो औरत कमा के ला रही है, they have issue if their husband is making less money than them. मैंने ये ऐसे इश्यूज भी देखे हैं कि औरत जॉब कर रही है और मर्द जो है has agreed to stay at home and be a stay at home father, तो मर्द जॉब नहीं कर रहा। और so that says a lot of like communication उन्होंने प्लान किया हुआ है ना, कि रोल बदल लिए हैं उन्होंने अपने। And that is a very good example which you gave। ये जो आप बात कर रहे हो, जो आपने जितने कल्चर्स के, जितनी नेशनैलिटीज के नाम, मैं आपको थोड़ी सी ब्रेक लगाना चाहूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मेरी जो सारी डिस्कशन करने का मकसद था कि हमने एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग को नहीं करनी। यहाँ पूनम यहाँ पे मौजूद है तो उन्होंने सिर्फ एक प्रॉस्पेक्ट ही रखना है। जो हमारी, दोबारा कह रहा हूँ, जो हमारी डिस्कशन हुई थी, मैं उसमें से एक पॉइंट डालूँ, आप बेशक उसके ऊपर आगे चलिएगा। अच्छा, बात ये हुई थी कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक एशियन सब कॉन्टिनेंट से है, वो यहाँ पे आके सेटल हुए, उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनतें की। जब उनके बच्चे जवान हुए, ठीक है, तो उनकी ख्वाहिशात, जैसे आप सब लोग कह रहे हैं, इनिशियली यही थी कि हम अपने बच्चों की शादी अपने लोगों में करें, अपने कल्चर में करें, क्योंकि इंग्लिश कल्चर में एक बहुत ज्यादा एक फ्रीडम एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा है, जो शायद हमारे रिलीजन से भी सूट नहीं करता और हमारे लिए वो कंफर्टेबल भी नहीं है। अच्छा, अब वही एलिमेंट जो है वो हमारे बच्चों पर इफेक्ट कर रहा होता है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़के हों, ठीक है। सो इसलिए उनका, और दूसरा मैं इसमें एक पॉइंट लेके आ जाऊं, ये पक्की बात है कि जो सारी यूरोपियन सोसाइटीज है वहां पे मैरिज रेट इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। एक क्या कहते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चे भी आप सोसाइटी में लेके आए हैं तो दोनों मियाँ बीवी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी डिटेट हो जाती है। और यहाँ पे जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें मैरिज इज काइंड ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। सो जब हमने ये सारी डिस्कशन शुरू की थी तो हमने उन एस्पेक्ट को सामने रखा था। जो मैंने वही कहा ना कि अब हर एक की अपनी अपनी, ये तो मुझे पता है कि पूनम साइकोथेरेपिस्ट है और वो समझती हैं कि वो चीजों को देख रही हैं। मेरी नजर में जहां से हम देख रहे हैं पूनम नहीं देख रही। पूनम ओवरऑल एक इम्प्रेशन दे रही है जो एक स्टैंडर्ड है, होना ही ऐसे चाहिए। असूली तौर पे रिलेशनशिप चलेगी उस वक्त जब दोनों एक दूसरे को साथ देंगे। लेकिन एक और चीज बहुत सारा है जो मैं स्पेशली अरेंज मैरिजेस की जब बात कर रहा था मैं, तो नॉर्मली जितने भी बच्चे फॉल इन लव में जाते हैं उनकी एज 16, 17, 18, 20, 21, और वो एक मेच्योरिटी की स्टेज नहीं होती। उसमें अगर फैमिलियां इन्वॉल्व होती हैं तो बाज दफा दे केम वेरी पॉजिटिव।
एक तो वैसे ही एक राइवलरी वाला एटीट्यूड है ना, स्पेशली हमारी इस कल्चर में। मैं पाकिस्तान की बात पूरे पे छोड़ूंगा कि जी मतलब यह है कि जी करनी ही नहीं शादी, हालांकि असूली तौर पे यहाँ जो ब्रिटिश कल्चर है, मैं ब्रिटिश कल्चर की बात करता हूँ, यहाँ पे लड़के लड़कियां मिलते हैं तब वो शादी करते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं। फर्क सिर्फ ये है अरेंज मैरिजेस में कि अगर आप फैमिलियों को जानते हैं, आप उनको मिलने दें, आप उनको इंटरेक्ट करने दें, ताकि अगर उनमें से कोई पॉजिटिव निकलता वो लेके चले। हमारी डिस्कशन इस तरह की थी। मुझे लग रहा है कि आप इन चीजों को टच करें जो एक्चुअल मकसद है, क्योंकि हमारे बहुत बड़े व्यूज हैं जो यूके में बैठे हुए हैं और यूरोप में बैठे हुए हैं। कोशिश हम ये करें कि उनको भी बीच में लाए। जी आइए। फहीम साहब, अगेन ये जो आपने बात की है ना, लड़का लड़की मिलते हैं और फैमिलीज मिलती हैं और सब, मैं समहाउ इससे एग्री नहीं करती। एंड यू नो, एक वजह ये भी है ओवरऑल कि जनरली वर्ल्ड में ये ट्रेंड बड़ा ओपन हो गया है कि यू नीड टू एग्री विद माय ओपिनियन, अदरवाइज माय वे और हाईवे। मैंने मूनी से डिसएग्री किया, शमून से, तो शमून मुझसे नाराज हो गए कि how dare you, whether it's a political one, whether it's a cultural one, whether it's any opinion. So that kind of बर्दाश्त कि आप अपनी बात भी कहें और आप दूसरे का ओपिनियन भी सुने, आप बेशक उसे एग्री ना करें बट सुन तो लें, that needs to be there, and that is again playing an important part in marriages as well. So आपने जहां से बात काटी थी, आपने बात काटी थी कि बहुत सारे लीगल मसले होते हैं कि शादी ना टूटे, यू नो, पैसों के बांटने का, प्रॉपर्टी के बांटने के मामलात होते हैं बहुत सारे, तो मीडिएट होके शादी जो है वो रुक जाए। नेचुरली भी बहुत सारे इस तरह के कपल्स होते हैं जो समहाउ उनके अंदर कुछ फ्लिकर, कोई होप या कोई चीज रह जाती है इन ऑर्डर टू सेव देयर मैरिजेस। सो देयर आर फैसिलिटीज इन यूके, इन कनाडा, इन इवन इन पाकिस्तान फॉर कपल्स काउंसलिंग, and they can go and have a couple counseling session done. इस तरह होता है कि इकट्ठे सेशंस भी होते हैं, अलग-अलग भी होते हैं, और उसमें थेरेपिस्ट क्या करता है? थेरेपिस्ट का सिर्फ ये काम होता है कि पूरी हिस्ट्री लेके मैरिड लाइफ की, जो एक लैंग्वेज ऑफ लव है, वो ऑर्गेनिकली दोनों पार्टनर्स को वो दोबारा याद कराता है। So that you know they can, if they want to stay together, they can stay together. पर आखिरी फैसला जो है वो कपल्स का ही होता है। दूसरी बात, मैं आपकी मुझे पता है पूनम, आप ऑब्वियसली जो साइकोथेरेपिस्ट है वो पॉइंट्स ला रही हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, तो हम जब शामिल हुए थे, तो अनफॉर्चुनेटली पूरी वेस्टर्न सोसाइटी में भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने का कोई ट्रेंड नहीं है। रियलिटी है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। हालांकि हम कहते हैं जी वेस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ पे सारी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन आपको शमून पता नहीं, आप मुझे इसमें बेल आउट करें या नहीं, मैं तो नहीं किसी को देखता। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बात किसी हद तक सही है, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी में साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने का मतलब ये है कि आप पागल हो गए। नहीं, मैं कुछ और बात, इंग्लिश, लेकिन वो मैरिज काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। जी जी, नहीं, मैरिज काउंसलिंग के लिए भी लोग अपने इंटरनल मैटर्स को किसी थर्ड पार्टी के सामने, साउथ एशियन कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, कि हमारे जो साउथ एशियंस हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हैं, मे बी यूके में भी ऐसे ही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मुझे यही अंदाजा हो रहा है कि वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके अपनी मैरिज डिस्कशन करने को अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। अच्छा, मुझे बहुत हंसी आ रही है शमून इस बात पे, सॉरी फहीम साहब, मुझे इस बात पे बहुत हंसी आ रही है कि एक न्यूट्रल प्रोफेशनल के पास जाके विद एथिकल फ्रेमवर्क, जहां आपकी बात कहीं नहीं निकलती, आपको जाके बात करते हुए शर्म आती है। ते सज्जे खब्बे इधर उधर दोस्तां दे नाल भाबियां दे नाल बात करते हुए आपको कोई शर्म नहीं आती। यू नो, दिस इज सो स्ट्रेंज। यही हमारी कोशिश है कि हम लोगों को इस एंगल से मतलब एजुकेट करें कि भाई यहाँ भी मौजूद है, लेकिन मैं एक ओवरऑल इम्प्रेशन बता रहा हूँ जो शमून ने भी कहा, और पाकिस्तान तो उससे बहुत दूर है, क्योंकि एज ए साइकोथेरेपिस्ट आप कह रही हैं कि पूरी दुनिया में ये फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन लोगों की अवेयरनेस नहीं है, लोग अवेयर नहीं करते। बहुत सारे हॉकिश एटीट्यूड है हमारी कल्चर की कि जी हमें किसी के पास नहीं जाना, हम कोई पागल नहीं हो गए, ये समझने वाली बात है। मैरिजेस
में साइकोथेरेपिस्ट कैन मेक अ बिगर रोल, यस इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मसला ये नहीं है, बेशक क्योंकि जब लोग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो तभी मसला हल होगा ना। अब हमें यही कोशिश करनी है लोगों को बताने कि आप अपनी मैरिजेस बचा सकते हैं अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ, मैंने हर दूसरे दिन रोज कोई ना कोई किस्सा होता है कि मियाँ बीवी की डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो इंग्लिश कल्चर है उसमें तो 2-2.5 साल के बाद उनके 2-2 बच्चे भी हो जाते हैं और वो एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। पाकिस्तानी कल्चर है कि उनकी शादी होती है, वो चाहे घिसट रही हो 10, 12, 15 साल उसको चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन रेज़ होता है कि क्या ये सही है? वी कैन डिबेट ऑन दैट। मेरे कहने का मतलब है जो मैं चीज़ें देखता हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है कि बहुत सारे रिलेशन जो लव मैरिजेस के हैं, दे विल नॉट लास्ट मोर देन 3-4 इयर्स। जो मैरिजेस मेरी अपने एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कनाडा में हो रहा है। जो मैरिजेस वो लोगों ने लव मैरिजेस की हैं, 2-2.5 साल के बाद वो सारा लव जो होता है किसी और रास्ते निकल जाता है या लव कहीं और मतलब चला जाता है और उसमें जो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं रहती और रियलिटी में अगर उनके दौरान में कोई औलाद हो तो वो सफर करती है। बहरहाल आप बात को आगे लेके चले। मैं पूनम, आप मलिक साहब ने जो बात की है ना, इसी से रिलेटेड मैं आपसे यही सेम चीज को सवाल के फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, ठीक है ना। लव मैरिज में लोग जो है वो फैमिली को इतनी कंसिडरेशन नहीं देते, ठीक है। अरेंज मैरिज में ज्यादा कंसिडरेशन इंडिविजुअल्स को नहीं होती, ज्यादा कंसिडरेशन फैमिली रिलेशंस को होती है। तो डज दैट प्ले एनी रोल साइकोलॉजिकली कि लोग साथ रहना चाहते हैं या रहने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे से दूर होना ज्यादा आसान समझते हैं? Actually, Shamun, you have put it in a very nice way क्योंकि obviously पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं या साथ नहीं भी तो करीब होते हैं और उनकी इंटरफेरेंस होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। हाँ, लव मैरिज में आप जरा कंसिडर उन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन उनको बिल्कुल निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज में ऑब्वियसली उनकी कंसिडरेशन होती है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल वंस फॉर दिस मैरिज। आई मीन के शादी के वक्त आई अंडरस्टैंड इस चीज के ऊपर again it's wholly solely depend on the person who is ready to start this institute of marriage, is that how strong he or she is कि वो impact खुद कितना ले लेता है और उसका असर अपनी स्पाउस पे या अपने हस्बैंड पे नहीं जाने देता, या वो वाले झगड़े लाके भी घर में पुरसुकून माहौल को खराब कर देता है। क्योंकि बहुत दफा ये देखा गया है कि अगर लड़की अपने हस्बैंड की साइड ले तो वो कहते हैं जूती बनाया हुआ है, नौकरानी बनाया हुआ है, पर उसको अपना मियाँ बड़ा पसंद है। मियाँ अगर अपनी बीवी की साइड ले तो वो कहता है ये तो जो रन मुरीद है, ये तो बीवी के का गुलाम हो गया, पीछे लग गया। तो इस तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं विच इज डिफिकल्ट टू हैंडल। लेकिन ये कि अगर दूसरा एक चीज और है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गॉड गिवन, दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। If someone is mature enough to handle an institute like marriage, then the senses need to work in a positive manner. Like positive communication needs to remain open no matter what, whether it's your arranged marriage, whether it's your love marriage. Like, मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट मिसाल नहीं देती, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिकेट। मैं देती हूँ मिसाल क्रिकेट की एंड आई एम लिंकिंग इट विद दैट थिंग के लव मैरिज में फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह प्रोज का काम करती है, अरेंज मैरिज में भी दे दैट कैन बी डेवलप्ड, और दोनों केसेस में दे कैन गो हेवायर, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर इसको मैं क्रिकेट की नजर से देखूं, एज अ बैट्समैन की नजर से देखूं, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से समझते हो तो यू आर लाइक अ बैट्समैन। You see that a ball is coming and you are gauging that if I play this ball, it might not be good for the team. तो आप क्या करते हो, आप उस बॉल को नहीं खेलते हो, आप उसको पास करा देते हो, ठीक है। और आपको जो बॉल नजर आ रही होती है अपनी तरफ आती हुई और आपको लगता है दिस विल गो टू अ सिक्सर, आप वो बॉल खेलते हो। सो रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग के
हम इकट्ठे रह रहे हैं, कौन किस मूड के साथ घर आया है, बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट, वर्ड सेज अ लॉट। बहुत से लोग बोल के बता देते हैं कि हम बड़ा थक के आए हैं, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसका कहते ये मतलब नहीं है कि आप नाराज हो जाए, आप चुप हो जाए कि ओहो मैंने तो जरूरी बात करनी थी तो आज आप थके में आए, या मियाँ कहे ओहो मैंने तो तुम्हारे हाथ में खाना खाना था, तुम्हारी आज सर में दर्द है। इट्स लाइक अ म्यूचुअल वेरी मेच्योर थिंकिंग प्रोसेस कि कौन सी बॉल खेलनी है और कौन सी बॉल नहीं खेलनी है, और जब वो बॉल खेलने का वक्त है तो आप खेलें और सिक्सर पड़ेगा और उसका असर भी होगा, और आपका रिलेशनशिप विद गो लाइक वो जिस तरह फटते हैं ना, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, फायरवर्क्स की तरह हो जाता है बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट इन अ मैनर के ये वाला जो कल्चर है जो कि समहाउ सिखाया भी जाता है, और ये कि और ने कई मैं दो कहनी है, और नाराज हुआ मैं नहीं मनाना, मैं नाराज हुई और ने मनाना है, ये सारी की सारी पुरानी चीजें हैं। दुनिया इवॉल्व कर गई है। इवॉल्व करने से एक और चीज मुझे याद आई जो मैंने नोट्स में अपने बनाई हुई है, दैट इन मैरिजेस स्पेशली 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपके बच्चे हो गए, इंसान है, हमारा नाम होमोसेपियंस है, हम इंसान है, लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो हर वक्त इवॉल्व कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। इफ यू आर लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट, बोथ द पार्टीज आर इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग। और अगर आपको अपने पार्टनर का इवॉल्व करना और ग्रो करने का वे नहीं पता, या उसको आपका नहीं पता, देन you start to go apart away. Yes, and उस अवे होने से ये होता है कि हो जाती है खामोशी, एंड खामोशी एज आई सेड कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन, बात करना, प्लान करना, चाहे अच्छे बारे में बात करना है चाहे बुरे बारे में बात करना है, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, whether it's a love marriage, whether it's an arranged marriage, because you are under a contract. जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल इधर आया था, हुमैरा पूना वाला साहिबा ने एक सवाल लिखा था कि इन लव मैरिज, आप पढ़ सकती हैं, इन लव मैरिज पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो दे ट्राई नॉट टू फेल, बट इन अरेंज मैरिज फैमिली गेट्स इन्वॉल्व एंड ट्राई टू हेल्प रिजॉल्व इश्यूज। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हुमैरा पूना वाला साहिबा का सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, कीपिंग द वर्ल्ड एंड द कल्चर्स अलाइव। बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने लव मैरिज की है तो मैं ज्यादा एफर्ट करूंगी अपनी शादी को बचा के रखने के लिए। अगर मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने की है तो वो चाहेंगे कि मेरी शादी बची रहे, चाहे मैं जितना मर्जी जोर लगाऊं, तंग करूं। इन एनी हाउ कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रहा है, पेन तो हो ही रहा है। आपने चाहे लव मैरिज की है और आप लव मैरिज में नहीं रहना चाह रहे, तो भी आप चुप हैं कि जी ओहो मैंने तो खुद पसंद की थी तो मैंने तो रखना है। माँ बाप ने की है तो माँ बाप कोशिशों में लगे हुए हैं कि हमने बेहाया था तो हम इनको जोड़ दें, पर जो दो लोग हैं वो तो खुश नहीं है आपस में। अच्छा, They want to go apart. इसमें मैं आपके पॉइंट को आगे लेके चलता हूँ। आप बिल्कुल इस एंगल से आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, रियलिटी भी यही है। जो बात रियलिटी ये है, मैं थोड़ा सा और उसको आगे लेके चलता हूँ। आज की दुनिया जो है ये बन गई है इंटरनेशनली, ग्लोबल विलेज बन गई है। हर लोगों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से राब्ता होता है, और ये कहा जाता है, जो इंग्लिश सेइंग भी है, यहाँ पे लोग तरसते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो ये कहते हैं कि आप लोगों की एशियन की बाउंडिंग बहुत अच्छी है, आप अपने रिलेशनशिप में कायम रहते हैं। मैं आपको और मिसाल देने लगा हूँ, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि यहाँ पे लड़की 16-17 साल की होगी, लड़का भी उसी एज में है, एक दूसरे को पसंद किया, दे बिकम अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड, ओके। डाउन द लाइन 2 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन उनकी रिलेशनशिप टूट गई, ठीक है। एक दूसरे को जब आप कोई भी दो फरीक साथ रहते हैं तो कोई ना कोई उनकी प्रोज एंड कॉन्स निकल आती है। फिर वो लड़की भी किसी और बंदे के पास चली गई और लड़का भी किसी और बंदे के, तो लड़की भी एक और रिलेशनशिप में चली गई। अगर उसमें बच्चे हो गए तो बच्चे हो गए, नहीं हुए तो तभी रिलेशनशिप में है। और उसके बाद वो दूसरी, और मैंने रियलिटी है, क्योंकि मैं आपको मतलब उस डिटेल में नहीं जाता, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला है कि वो हमेशा अपनी रिलेशनशिप में अपने पहले हस्बैंड की बात कर रही होती हैं और पहले बॉयफ्रेंड की बात कर रही होती है, और कई दफा हुआ है कि दोबारा वो पहले ही बॉयफ्रेंड के पास जाके ठहर जाती हैं। ये मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में इतनी ज्यादा अप्स एंड डाउन हैं, जब आप अपने इन चीजों पे रहते हैं तो जहां भी जाएंगे ढोल इतना ही सुहाना है जितना सबका है। रियलिटी ये है कि आपने अपनी मैरिज को कायम रखना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंग्लिश लोग वो मानते हैं कि आप लोगों के कल्चर में ये जान है। तो इस पे मैं तो अपना पॉइंट ये दे रहा हूँ। और जाहिर बात है कोई भी रिलेशनशिप हो या वो 2, 4, 5 साल चलता है तो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं रहती जो शुरू में होती है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। और जब मैरिज बाउंडिंग होती है तो आप उसे कर ही रखना चाहते हैं, और अगर नहीं होती तो आप उसको उस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं कि उस रिलेशनशिप से आपको यानी कि मतलब जान छूट जाती है। कि आप कहते हैं कि ठीक है मैरिज इज पीस ऑफ पेपर, यू मूव डाउन, लेकिन आप वो सारे डैमेज पीछे छोड़ जाते हैं। आप इस पर बात कीजिए। मुझे तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो आपने बॉयफ्रेंड या पहले हस्बैंड को का बार बार जिक्र करने की बात की, और इवन सेकंड डिवोर्स या सेकंड सेपरेशन के बाद भी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना या हस्बैंड के पास चले जाना, इससे तो ये ह्यूमन साइकी ये बताती है कि इनिशियली आपको ये लगता है दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दैट्स व्हाई यू वांट टू गो टू दैट ग्रास, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच टू दैट ग्रास यू रियलाइज नहीं नहीं ये तो अच्छी नहीं है, पुरानी वाली ग्रास ज्यादा अच्छी थी, तो आप उस ग्रास की तरफ चले गए। दिस इज बेसिक ह्यूमन साइकी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बात का जवाब कैसे दूं, बट नाउ आई वुड लाइक टू कम। मैं Many children suffer. Yeah, मैं there's ये a question here. I know, I know. हाँ हाँ I read the question. This question is going to be addressed in our future shows क्योंकि हम बच्चों के ऊपर असरात के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन ये हमने नोट कर लिया, ये हमारे आगे शोज में आएगा। और पूनम आपसे मैं ये जो अभी डिस्कशन मलिक साहब ने कही, इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो कम उम्र में जो बच्चे जो हैं एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, लव मैरिजेस जो करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है। इट्स कॉल्ड रिटेलिएटरी मैरिजेस, ठीक है ना। रिटेलिएटरी मैरिजेस वो मैरिजेस हैं जिसमें माँ बाप के ऑपरेशन से या सोशल प्रेशर से तंग आके बच्चे अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उस सिचुएशन में दे टेक अ वेरी नेगेटिव स्टेप। This is also called social defiance order. कि अथॉरिटी फिगर अगर कुछ कह रही है तो वो चाहे ठीक है चाहे गलत है, वो तो अगर करना है तो भी तोड़ना है, अवल तो करना ही नहीं है। So yes, this goes in that disorder, and these disorders starts at the age which you are quoting. So you are right. So अब I was actually thinking it's all rosy till you get into it. You know, there are ways by which you can keep it rosy. Maybe उसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम कर लें। Maybe अब मैं उस चीज की तरफ आ जाती हूँ जो कि मैंने पॉइंट्स जोट डाउन किए हैं फॉर द मासेस अंडरस्टैंड क्या क्या ऐसे तरीके हैं या सोचने के तरीके हैं जिससे अगर वो चाहते हैं कि उनकी मैरिज बची रहे तो वो उनको बचा सकें। So can I go towards that? You can go ahead towards that. हमारे पास तकरीबन 15 मिनट्स रहते हैं, तो let's try to wrap things up. इसको मेरे ख्याल में आप इस तरह करें कि आखिरी टाइम में हम इसको जब हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो लोगों ने अपनी ओपिनियन दी हैं, ठीक है। जैसे मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरी ओपिनियन पे एग्री करें। मैंने अपनी आंखों से देखा और जितना मैं इस कल्चर में 30, 35, 40 साल खुली आंखों से देखा कि बहुत सारी जो एशियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन कल्चर को देखें तो वहाँ पे एक बिगर डिटेरिएशन है रिलेशनशिप करने की, और उसमें ये जो बहुत ज्यादा शख्सी आजादी है, जैसे कहते हैं मैरिज इज पीस ऑफ पेपर, आप 2 बच्चे भी पैदा कर लेंगी, 1 बच्चा भी पैदा कर लेंगी, या मर्द भी 2 बच्चे पैदा कर लेगा, उसके बाद उस औरत को छोड़ के कहीं भी भागता फिरेगा। दिस इज व्हाट इट इज, ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो ये
फहीम साहब, आप ब्रिटेन की रियलिटी बता रहे हैं, जिस तरह शमून ने कहा कि वो बच्चों के ऊपर आगे प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात ही करना चाहती हूँ कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने की कतई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सो मैं बच्चे गोज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू अ टोटल डिफरेंट नहीं बुक नहीं, एंड डिस्कशन। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, दिस इज अब जो सारी डिस्कशन होने का मकसद ये है, वो सिर्फ ये है, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे एशियन बच्चे जो उनसे हैं, वो जैसे आप कह रही हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है ना, दे जस्ट इस एज में तो एक 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 पर्सनल अट्रैक्शन होती है, लड़के की लड़की की तरफ, लड़की की लड़के की तरफ। हाँ, तो इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता है, अंडरस्टैंड, यस। मैं जो जो प्रैक्टिस चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस इतनी यहाँ पे चली है, ये पिछले 20-30 साल से इनका जो पुराना कल्चर था, जो ब्रिटिश लोगों का कल्चर था, मैंने यहाँ पे कपल्स देखे हैं जो पुराने ब्रिटिश वे ऑफ थिंकिंग है, इसी तरह मॉडर्न है, वो आज भी दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। लेकिन जो नई नस्ल है वो 2 साल ही एक दूसरे के साथ काटती, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिस हो रही है। मेरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू देने का मकसद ये था, मेरा मकसद ये नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, तो शायद सब लोग समझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश यही है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, हम उनको बता सके कि भाई दोनों तरफ ग्रास ग्रीन नहीं है, आप अपनी रिलेशनशिप को गिव एंड टेक में रख के बचा सकते हैं तो उसे बचाएं, ऐसे ही बेवकूफों की तरह ना भागे जाएं। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि लव मैरिजेज, या आप किसी को मीट करते हैं तो यू फॉल इन लव, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी से मीट करें, लेकिन उनके दिमाग में ये फंसा हुआ कि हमें लव मैरिजेज करनी है, उसके लिए वो एफर्ट। लेकिन जब घर वालों की बात आती है कि चलो जी, हमारे कल्चर है, किसी से शादी करवा दो, मिलो, बात करो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक स्टिग्मा सा बन गया है कि जी आपने मिलना ही नहीं किसी से, क्योंकि ये तो बैकवर्ड वे ऑफ थिंकिंग है। मैं सिर्फ इस तरह की चीजों को एड्रेस करना चाहता। आप लोग आए, उसको मेरे ख्याल में जो बहुत सारी चीजें रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ऑब्वियसली पूनम साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो ये बता सकती हैं। अब आप गुफ्तगू को लेके चले, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। नहीं फहीम साहब, आप ओल्ड स्कूल अपने आप को कह रहे हैं, आपको ओल्ड स्कूल होना सर आंखों पे। आपकी बहुत सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जो आपने कही हैं, शादी, बच्चे, यंग मैरिजेस एंड ऑल। एंड वाकई अगर आप पुराने कपल्स को देखें तो उनकी बॉन्डिंग, उनका इवन हाथ पकड़ के साथ चलना, वी डोंट सी इट इन यंग कपल्स। एंड यू आर राइट दैट कोई ऐसी चीज इंग्रेडिएंट जनरेशंस में मिस हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप सब ये किताब पढ़ सकते हैं तो दिस वुड गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑपोजिट जेंडर। ऑथर का नाम है जॉन ग्रे एंड द बुक इज कॉल्ड मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। That's actually a ये very good किताब book. पढ़नी बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ यू वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू हैव अ बॉयफ्रेंड, इफ यू वांट टू हैव शादी करना चाहते हैं। औरतों और बंदों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जेंडर्स को समझना भी बहुत जरूरी है। एंड एज आई सेड, समझ के साथ कंपैटिबिलिटी, काइंडनेस, एम्पैथी, गोल्स, ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, ख्याल, ये सारी की सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल चलती हैं, इकट्ठी चलती हैं। कहीं भी बैलेंस खराब होता है तो शादी का इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन खराब हो जाती है। एंड आई थिंक देयर आर सम ऑफ थिंग्स व्हिच लैक्ड जनरेशंस के बीच में, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि जी हमारी बात सुनी जाए, माय वे और हाई वे, मेरा ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, मैं कमाती हूँ सो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे और लड़कियां मिल जाएंगी टाइप बातें होती रहती हैं, विच आर लाइक हर्टफुल। वो आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और वो हर्टफुल चीजों पे चली जाती है। और अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये किताब आप पढ़ें, आई एम रिपीटिंग, जॉन ग्रे साहब की है, दैट मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इसके अलावा फैमिली को निकाल के there are other social factors, there are other
mental and physical factors which unconsciously contribute in order to wreck a marriage, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, वो है कि जी अपनी प्रायोरिटीज को भूल जाना। आप एक टाइम तक बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने एकदम अपना पैटर्न बदल लिया और आपने सिर्फ दोस्तों के साथ गेम खेलनी शुरू कर दी, ठीक है। या औरतें जो है उन्होंने कहा नहीं अब हमने घर में नहीं रहना है, शाम को बच्चे पढ़ेंगे, हम अपनी किटी पार्टी पे जा रहे हैं। इट वर्क्स फॉर बोथ। एकदम रवैया चेंज होने के पीछे भी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर होता है ना, जो कि वो बताते नहीं है। दूसरा ये कि अक्सर प्लान बनाना, अपने अपने अलोन प्लान बनाना, फैमिली के साथ प्लान नहीं बनाना। आई लाइक इट कि किसी एक हॉलीडे पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, किसी में आप एज अ फैमिली चले जाएं, बिकॉज हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। पर एक जनरल यूनिट का हॉलीडे पे जाना वो बंद हो जाए। चीटिंग चाहे आप पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, चाहे आप पार्टनर से मोहब्बत नहीं करते हैं, फ्लर्ट करना खुलेआम या छुप के। और ये ऐसी चीजें नहीं है जो सिर्फ मर्द करते हैं, ये औरतें क्योंकि मर्दों से ज्यादा है तो औरतें ज्यादा करती हैं। सो डोंट थिंक कि मेरा कोई बायस है औरतों या मर्दों की तरफ, ये मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ। एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी, सेक्स एडिक्शन, उससे उनकी फैंटेसीज इस तरह की बन जाती हैं कि उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो उनकी लाइफ में है वो शायद उतने अच्छे नहीं लगते, या उतने एडवेंचरस नहीं लगते, या उतने केपेबल नहीं लगते, क्योंकि उनकी दिमाग की ट्यूनिंग वैसी हो जाती है। बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड एडिक्शन। एडिक्शन एक तरह की दिमागी बीमारी है। दूसरा, excessive use of alcohol and illicit drugs can also detach anyone from their personal reality, and उसमें जो वो decisions लेते हैं, जो वो attitude बताते हैं, जो वो बातें करते हैं, उनको तो नहीं याद रहती पर सुनने वाले को याद रहती हैं, and they become a scar on their soul, and obviously soul पे scar के साथ relationship आगे नहीं चल सकता, no matter what you do। फिर आपको चाहे बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, आप कर देते हो। और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के इमोशनल फैक्टर्स हैं जो कि नहीं नजर में आते। बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारी दिमागी बीमारियां, बहुत सारी इलनेसेस हमें जेनरेशन से ट्रांसफर हुई भी होती हैं, ना उनके साइंटिफिक होते हैं, ना उनके बारे में बात होती है, ना उनके बारे में इलाज होता है। हाँ, उम्र ऐसी है, ऐसे गुस्सा चढ़ रहा है, हाँ थका है, बिजनेस हल्का जा रहा है इसलिए चुप है। डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को बिल्कुल मलूज़े खातिर नहीं रखा जाता कि ये भी असरअंदाज होती हैं रिलेशनशिप्स पे, और इनका इलाज है, इलाज कराएं और ठीक हो जाए। और बहुत दफा दे रिसर्च इज गोइंग ऑन, मे बी यू गाइस कैन गूगल इट एंड गेट अ रिसर्च। ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा जो कि मे बी मेरी जनरेशन को हुआ है, विच इज रिलेटेड टू अ मैरिड लाइफ और पर्सनल थिंग, दैट कैन ऑल्सो बीइंग ट्रांसमिटेड टू मी इवन फ्रॉम माई नानो की नानो। एंड इट जस्ट नीड अ लिटिल ट्रिगर और वो निकल के बाहर आ जाता है, और मैं जो पूनम हूं मैं कंप्लीटली बदल जाती हूँ। और अगर मुझे अवेयरनेस नहीं है या मेरे घर वालों को अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता चलता कि ये ऐसी थी, इसको क्या हो गया। सो जो नया दिन पे भी प्रोग्राम करती हूँ, जो आपके भी सेगमेंट में आई हूँ, वो मेनली बताने के लिए यही आई हूँ कि साइको एजुकेशन, अपने इमोशंस को जानना, अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को जानना, अपनी सोचों को जानना, इफ दे आर चेंजिंग उन पे नजर रखना, रिफ्लेक्ट करना कितना जरूरी है। बिकॉज इफ यू डू योर पार्ट एंड योर पार्टनर विल डू देयर पार्ट with positive communication, chances are that the marriage will become फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता खुशबूदार। And I just want to ask here कि ये तो like it sounds very rosy, ठीक है, I understand that that's what we're that's what we want to achieve, that's what we're aiming for, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी की जो बात है उसमें यही होता है कि लाइफ इज अ चैलेंज। मैं ये पॉइंट लाना चाहूंगा कि लाइक मैं अपने उससे बात करता हूँ। मैरिज हमारे साथ जब भी होता है कि मैरिज जो है वो होनी है, दैट्स गोना हैपन, ठीक है। हमें कोई लड़की पसंद आएगी या कोई लड़का पसंद आएगा, उससे शादी हो जाएगी, खत्म बात। एक्चुअल हमारी होप्स एंड एम्बिशंस जो हैं वो
पैसे कमाना, अच्छे घर में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, इस तरह की होप्स एंड एम्बिशंस होती हैं, ठीक है। उनको हम चैलेंजेस के तौर पे लेते हैं। क्या मैं अपने आप को चैलेंज देता हूं या मैं अपने आप को चैलेंज देती हूं कि मैं फलानी पोजीशन पे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, या मैं इतने पैसे कमा लूंगा या कमा लूंगी, ठीक है ना। आई थिंक कि हमारा सोशल एस्पेक्ट जो है वो इसलिए भी वीक हो रहा है क्योंकि मैरिज को हम ऐसा चैलेंज नहीं लेते, हालांकि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है और इस चैलेंज का इफेक्ट हमारी ओवरऑल लाइफ में होता है, क्योंकि अगर हमारी घर की लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हमारी बाहर की लाइफ ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज है। You have made me very happy, Shamoon. You have put it in such a nice way, in such a concise way कि ambitions के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, चैलेंज लेने को तैयार हैं। मटीरियल चीजें हैं जो कि आती जाती रहती हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं है। रिलेशनशिप्स, सॉलिड रिलेशनशिप्स आर परमानेंट। उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ, उनसे ज्यादा कंफर्ट आपकी जिंदगी में आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। लेकिन ये वैल्यू देने की बात है उन रिलेशनशिप्स को और उन बॉन्ड्स को। अगर आप उनको वैल्यू नहीं दोगे, दोनों पार्टीज, और आप वैल्यूज मटेरियल चीजों को दोगे, तो ऑब्वियसली मटेरियल चीजें मिल भी जाएंगी, चली भी जाएंगी, लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं मिलेंगे। एंड देन आखिर में तो आप गाड़ी में नहीं होते हो ना, आप ओल्ड एज में अपने स्पाउस के साथ बैठ के किताब पढ़े होते हो, या पार्क में बैठे होते हो, या चिक चिक कर रहे होते हो, या रेडियो या म्यूजिक सुन रहे होते हो। सो दैट इम्पोर्टेंस of relationship needs to be revised, needs to be understood कि मटेरियल चीजों से ज्यादा इंसानी रिश्ते मैटर करते हैं। दे मैटर द मोस्ट। मटेरियल चीजें मिल जाती हैं, इंसानी रिश्ते टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, दरार आ जाती है, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। गाड़ी ना मिलने का नुकसान कम है बजाय ये कि कोई अच्छा इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए या आपकी फैमिली टूट जाए। सो ये सारी चीजों को याद रखना, इनको बार बार समझाना, इनकी अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, मेरा said a brilliant thing. Thank you so much. मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा क्योंकि हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, क्योंकि मेरे ज़हन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे एंगल देखने की कोशिश करें। आप दोनों ने बड़ी जबरदस्त बात की कि हमें सूली तौर पे क्या कहते हैं, आंखें खोलनी चाहिए। जो मैंने रेफरेंस दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि दूसरी तरफ कोई इतना ग्रीन नहीं है कि आप जाएंगे तो बहुत ग्रीन हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट कर लेते हैं तो यू माइट सॉल्व योर प्रॉब्लम आउट, ठीक है। अब ये इसकी लंबी डिबेट है, मैं चाहूंगा कि हम, क्योंकि 2 मिनट रह गए, इसे कंक्लूड करें और अगली दफा भी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर बहुत सारी चीजें रेज होती हैं और मैं चाहूंगा कि हम हर एंगल से इसको देखने की कोशिश करें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी हमारे देखने वाले हैं शायद वो उससे कुछ सीख लें। आप इसको कंक्लूड कर लीजिए। जी, मैं तो इसको कंक्लूड इस तरह ही करूंगी that if you are in a relationship, try to know your partner, be compassionate, be kind, and see what type of ball is coming your way. वो खेलने वाली बॉल है कि नहीं। अगर वो नहीं खेलने वाली तो उसको पास करा दें और सुकून करें, और जो खेलने वाली बॉल है उस पर छक्का मारें। आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी, और घर की हार्मनी और रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत भी बरकरार रहेगा। तो दोज आर माय वर्ड्स टू से। एंड जैसे फहीम साहब कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स व्हिच आर स्टार्टेड फॉर दोज कपल्स हु लिव टुगेदर बट दे फाइट एवरी डे। एक्रीमोनियस रिलेशनशिप होता है, आर्ग्यू पे आर्ग्यू, चीजें मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बट रह रहे हैं। एक प्रोग्राम पाकिस्तान में उन लोगों के लिए भी शुरू हुआ है कि वो आए और उनको ट्रेनिंग मिले कि अगर उन्होंने रहना भी है तो फिर एक्रीमोनियस तरीके से ना रहें, संभल के रहें। उसकी डिटेल्स में भी नेक्स्ट प्रोग्राम्स में, या फिर अगर किसी को चाहिए पर्सनली तो आई विल शेयर इट ऑन ईमेल। बट थैंक यू सो मच। और प्लीज ये बात याद रखें कि इंसानी रिलेशनशिप की वैल्यू मटीरियल रिलेशनशिप से ज्यादा है। उनको वैल्यू करें, अपना पूरा जोर, मोहब्बत और अपना पूरा जान, जिगर, दिल, सिंसियरिटी सब लगा दे, क्योंकि इंसानी रिश्तों से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग पूनम, आई रियली अप्रिशिएट। मैं और फहीम साहब जो हैं, वी आर वेरी हैप्पी कि यू जॉइंड अस टुडे।
और हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि मजीद इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हम देख सकेंगे उतना ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और अच्छी नॉलेज बेस हम क्रिएट कर सकेंगे, ताकि हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरीके से चला सकें। जी इंशाल्लाह फ्राइडे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू।